जी मोटोरोला वाली किसकी आईडी है? ऑनलाइन में अपना रीनेम कर दें। यस, जजमेंट राइटिंग की क्लास में हम एक और क्रिमिनल जजमेंट पढ़ेंगे आज की क्लास में। क्या फैक्ट थे इस वो केस के? Brief facts of the present case are: on 4th April 2018 at or about 5 p.m. Sunita was going to market along with her friend Suman. A biker threw acid with intent to causing the grievous hurt on her and fled away. Sunita received the injuries of facial disfiguration by use of acid. Report given to the police and case was registered on so and so CR number. After completion of investigation, charge sheet was filed against the accused R or Ram Singh, whatever the name, before the competent magistrate. Court took cognizance and after compliance of section 207 CRPC, case was committed to this court. 4 अप्रैल 2018 को जो है 4 अप्रैल 2018 को शाम को 5 बजे के आसपास परिवादिया सुनीता जो है अपनी सहेली सुमन के साथ बाजार जा रही थी। एक मोटरसाइकिल चालक ने उस पर एसिड फेंका और वो भाग गया, जिसके परिणाम स्वरूप सुनीता के चेहरे का विद्रूपीकरण की उपस्थिति एसिड से कारित हुई। रिपोर्ट पुलिस को दी गई। पुलिस ने मामला दर्ज किया, अनुसंधान किया, आरोप पत्र पेश किया। मजिस्ट्रेट ने 207 की अनुपालना कर चालान की प्रतियां वगैरह दिला के और उसमें जो है कॉग्निजेंस से के केस को जो है कॉम्पिटेंट कोर्ट को आगे भेजा। ये फैक्ट्स थे। इसके अलावा एविडेंस में क्या क्या पेश किया गया? अभियोजन पक्ष में पीडब्ल्यू फर्स्ट सुनीता स्वयं परीक्षित हुई, परिवादिया। पीडब्ल्यू सेकंड सुमन जो आई विटनेस थी इस केस की, ये भी परीक्षित हुई। पीडब्ल्यू थर्ड सी, पीडब्ल्यू फोर्थ डी अन्वेषण अधिकारी, पीडब्ल्यू फिफ्थ ई डॉक्टर, इनके भी वो स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए गए ट्रायल के दौरान। और दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श पी फर्स्ट एफआईआर, प्रदर्श पी टू नक्शा मौका, प्रदर्श पी थर्ड चोट प्रतिवेदन इंजरी रिपोर्ट, प्रदर्श पी फोर फर्द गिरफ्तारी, प्रदर्श पी फाइव 27 की इतला, प्रदर्श पी 6 चोट प्रतिवेदन। तो पहले आ गया, ये रिपीट हुआ है, इंग्लिश से देखेंगे इसको। इनको साक्ष्य में प्रदर्शित है वो करवाकर और अभियोजन साक्ष्य है वो समाप्त हुई। 313 में परीक्षा हुई। अभियुक्त ने कहा सब झूठा फंसाया, इनोसेंट हूँ बिल्कुल, ये स्टेटमेंट सारे गवाह गलत दे रहे हैं उसके खिलाफ। डिफेंस एविडेंस पेश है वो नहीं की। ये इसके बेसिस पे आपको जो है वो जजमेंट लिखना है। हम यदि फैक्चुअल पोजीशन को देखें तो सीधा सीधा ये कौन सा सेक्शन 326A 326 का आईपीसी में है वो अपराध बन रहा है। ये ग्रेवियस हर्ट है वो कॉज की गई है, और बाई थ्रोइंग एसिड, अम्ल को फेंक कर है वो कारित की गई, तो ये 326 का अपराध है। अब सबसे पहले ये देखना है कि ऑफेंस कौन से कोर्ट के द्वारा ट्राइबल है, कॉम्पिटेंट कोर्ट कौन सा है इस ऑफेंस के लिए। कोर्ट ऑफ सेशन 326A का जो ऑफेंस है वो कौन से कोर्ट के द्वारा ट्राइबल है? कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा ट्राइबल है। तो इस तरीके से हमें जो है वो जजमेंट की शुरुआत करनी होगी। ऑफेंस 326A का है। अच्छा, इसमें राइट डाउन द जजमेंट ऑन 326A आईपीसी, ये तो हटा दें आप, निर्णय लिखे आप इन वो तथ्यों के आधार पर
और प्रतिकर दिलाए जाने का ऑर्डर भी निर्णय में लिखें। जजमेंट भी लिखे इस फैक्चुअल पोजीशन पर, और कॉम्पनसेशन का ऑर्डर भी, जो 326 के जो प्रोविजोज वगैरह है जिसमें कॉम्पनसेशन जस्ट एंड रिजनेबल होगा, और या फाइन है वो जस्ट एंड रिजनेबल होगा, और उससे जो है वो कॉम्पनसेशन आदि के रूप में डायरेक्टली विक्टिम को पे किया जाएगा, पीड़ित को पे किया जाएगा, तो वो भी लिखना है आपको। इन द कोर्ट ऑफ सेशन या कोर्ट ऑफ सेशन जज प्रिजाइडिंग ऑफिसर एक्ट डेजिग्नेशन डीजे कैडर, सेशन केस नंबर एंड ईयर, CNR नंबर एंड ईयर, State of Rajasthan versus R, son of AH, resident of, offense under section 326A Indian Penal Code, presents learned public prosecutor for state and learned advocate M for accused. नहीं, RSGS का ही नाम चेंज होकर डीजे कैडर हुआ है। पहले राजस्थान हायर जुडिशियल सर्विस था कैडर का नाम, वो चेंज होकर डिस्ट्रिक्ट जज कैडर हो गया नाम। पहले RSGS ही लिखते थे, अब डीजे कैडर लिखते। जजमेंट, देन डेट ऑफ जजमेंट, ये फैक्चुअल पोजीशन हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली है, यहाँ से हम देख लेते हैं। कोर्ट टुक द कॉग्निजेंस एंड आफ्टर कंप्लाइंस ऑफ सेक्शन 207 CRPC, केस कमिटेड टू दिस कोर्ट मीन्स द कोर्ट ऑफ सेशन, एंड आफ्टर मेकिंग द नेसेसरी इंक्वायरी, केस वॉज रजिस्टर्ड इन द रजिस्टर ऑफ सेशन केसेस। Second para related to the charge. After hearing of the argument on charge, court framed the separate charge in writing under section 326A Indian Penal Code against the accused R, and same was read over and explained to the accused, and accused denied the charge and made claim for trial. Third para related to the evidence during trial. In support of the prosecution, 5 witnesses examined, namely PW first complainant Sunita, PW second Suman, PW third C, PW 4D, investigation officer PW 5E, doctor, and several documents exhibited as documentary evidence like Exhibit P first FIR, Exhibit P2 site plan, Exhibit P third injury report, Exhibit P for arrest memo, Exhibit P5 information under section 27, and Exhibit P6 seizure memo, etc. and prosecution evidence has been closed. Next para, examination under section 313 CRPC. After completion of prosecution evidence, accused was examined under section 313 of the Code of Criminal Procedure. Accused pleaded that he is innocent, false implication was made against him, and statement of prosecution witnesses are wrong and not produced any evidence in defense. Then next stage is final argument. Final argument were heard from the both the side. Learned public prosecutor vehemently argued that the offence are proved beyond reasonable doubt against the accused and prayer for conviction. And learned advocate for accused vehemently argued that there are material contradiction between the statement of the prosecution witnesses, except complainant Sunita PW first and Suman PW second. The other eyewitnesses did not support the prosecution case, and prosecution has failed to prove the charges against the accused beyond the reasonable doubt and prayed for acquittal. Next para is concerned to the point for determination. After hearing of the final argument and preaching the facts and evidence produced, following points for determination before the court: whether on 4th April 2018 at or about 5 p.m. accused R, with intent to causing the grievous hurt, threw the acid on the complainant Sunita, and Sunita received the injury of facial disfiguration by the use of acid, and thereby accused R committed an offence punishable under section 326A of Indian Penal Code. And if yes, कहाँ से आवाज आ रही है? If yes, what would be the proper punishment? These are the 2 points for determination before the court. First, whether accused has committed by this factual position the offence punishable under so and so section of the IPC or any other substantive criminal law, and second, if yes, then what would be the proper punishment for that offence. Next, para number 7, appreciation.
60 था ना लास्ट. Appreciation of evidence produced before the court regarding the aforesaid point for determination as follows: that the prosecution first examined the complainant Sunita P.W. first, and who deposed that about 15 days prior to the incident, while she was going to college, ये भी पेपर में दे रखा था, ये बात भी पेपर में नोटेड थी, वो शायद पहले अपन डिस्कस नहीं कर पाए. 15 days prior to the incident, while she was going to college along with her friend Suman, R proposed Sunita to marry, but she vehemently denied. As she was going to marry with another person, accused R threatened her to disfigure her face by throwing acid, and on 4th April 2018, while complainant Sunita was going to market with her friend Suman, a biker threw acid on her and fled away. She could not see the biker and the number of the motorcycle. Further deposed that the accused R threatened to her to disfigure the face by throwing acid. Therefore, this incident was committed by R because he had malice towards her. Long cross-examination was conducted with her. No contradictory statement was made during the cross-examination. Her statement seems to be a real, natural and reliable and corroborated by the Exhibit P first FIR, Exhibit P second site plan, PW second Suman is eyewitness of the present case and deposed that on 4th April 2018 at or about 5 p.m. she was going to market with her friend complainant Sunita, and a biker threw acid on complainant Sunita and fled away. Complainant received the injury of the facial disfiguration by the use of acid. PW second Suman made corroboration the testimony of the complainant PW first, and she did not make any contradictory statement during the cross examination. Therefore, statement of PW second Suman seems to be a trustworthy and reliable. Other eyewitnesses PW third C did not support the prosecution case. PW 4th D investigation officer is the important witness of the present case, deposed that he arrested the accused R, prepared the arrest memo Exhibit P4 upon which A to B his signature. During the police custody, he made the voluntary information under section 27 of the Evidence Act and recorded such information as Exhibit P5, and on the basis of such information as Exhibit P5, a bottle with residue of the acid was discovered from the room of the R, and the seizure memo is Exhibit P6. This part is also mentioned in question. The one bottle is discovered from the possession of the R with the residue of the acid. Exhibit P5E, doctor deposed that he conducted the medical examination of the injured Sunita on the request of the investigation officer, prepared the Exhibit P3rd injury report. Face of Sunita was disfigured due to the acid, and in his opinion, the nature of injury sustained by the throwing of acid is grievous. So that a bottle with residue of acid was discovered from the room of the R, there are sufficient cause of taking the presumption under section 114 of the Evidence Act that the person who threw the acid was R, and he had malice with the Sunita for a long time, and he wanted to teach a lesson to the complainant because she denied the marriage with accused R. Therefore, he threw the acid on complainant Sunita. The statement of R that no injury sign found on his body is not itself declared innocent. It is also the part of the question paper. Accused said that no injuries sign and found on the body of the concerned accused, and itself declared the innocent role of the accused person. Therefore, in the opinion of the court, the prosecution is succeed to prove the charge under section 326A of the Indian Penal Code against the accused by the oral and documentary evidence, the 5 oral witnesses and the 6 documentary evidence beyond the reasonable doubt, and so accused is convicted. Accused R
R is convicted under section 326A of the Indian Penal Code, signature of presiding officer and the seal of the court. Sentence. Both the parties were heard on the question of sentence. Learned counsel for accused requested to impart the minimum punishment and learned public prosecutor requested to impart the proper punishment. After considering the circumstances of case, nature of the offence, and accused is punished with the simple imprisonment for 10 years. Simple दे रखा क्या? देखना 326A में हैं? नहीं, इधर डिस्क्रिप्शन है या रिग्रेस है उसमें? कुछ भी नहीं दे रखा है तो इसका मतलब इधर डिस्क्रिप्शन नहीं है. सिंपल भी दिया जा सकता है, रिग्रेस भी दिया जा सकता. हाँ, हिंदी में लिखा है तो इसका मतलब हिंदी वाले विद्वान हैं, उन्होंने इंटरप्रिटेशन कर दिया अपनी तरफ से. कारावास, केवल कारावास शब्द लिखा हुआ तो वो कठोर भी हो सकता है, सादा भी हो सकता है. हाँ जी, दे सकते हो, मना नहीं है. कोर्ट का डिस्क्रेशन है, रिग्रेस भी दे सकते हैं, सिंपल भी दे सकते हैं. सिंपल imprisonment for 10 years and with fine 3 lakh rupees. 3 lakh rupees in the event of the default in payment of the fine, he shall undergo the simple imprisonment for 1 year. Fine so deposited shall be paid to the complainant Sunita after the expiry of the period of limitation of appeal, and accordingly shall prepare the warrant of execution of sentence, and copy of the judgment shall be given to accused free of cost. Period of judicial custody undergone during the trial, inquiry or investigation shall be set off with the final sentence as per section 428 of CRPC, and copy of judgment shall be uploaded on CNR. Signature of presiding officer and seal of the court. Judgment and sentence have been pronounced today, so and so date, month or year, in open court. Again the signature of presiding officer and seal of the court. Sunita herself gives the statement or evidence in the court. Eyewitness Suman corroborate the evidence of Sunita. There is the information under section 27 by the accused person. There is a discovery of the bottle with residuary acid from the possession of the accused. All these evidence shows that the offence has been, and the prior incident, prior to that incident, 15 days prior, the threat given by the concerned accused, I disfigured her face, etc. All these incidents, all these facts, all these evidence shows that the offence has been committed by the R, and therefore the case of the clear cut conviction. हिंदी में देखेंगे आप, न्यायालय सेशन न्यायाधीश भी लिख सकते हो और सेशन न्यायालय भी लिख सकते हो. प्लेस चूंकि कोई पेपर से क्लियर नहीं था तो ब्लैंक छोड़ना है आपको. पीठासीन अधिकारी एक्स और पदनाम जो है वो जिला न्यायाधीश, ऐसा भी लिख सकते हो. ये आरजेएस का मतलब वाइडर है, केवल सिविल जज कैडर से नहीं है. आरजेएस का मतलब राजस्थान न्यायिक सेवा जो है उसका मतलब डीजे कैडर की सर्विस भी शामिल है, और सिविल जज कैडर और सीनियर सिविल जज कैडर ये सब शामिल है आरजेएस के अंदर. तो आरजेएस लिख के डिस्ट्रिक्ट जज कैडर भी लिख सकते हो, सीधा डिस्ट्रिक्ट जज कैडर, तो सीधा डिस्ट्रिक्ट जज कैडर है वो मोर करेक्ट है मेरी राय में, कन्फ्यूजन नहीं होगा. सेशन प्रकरण संख्या और वर्ष चूंकि क्लियर हो रहा था इसमें कि 2018 का इंसिडेंट है तो इसलिए आप मेंशन कर ले, और सीएनआर नंबर, और इसमें भी ईयर आएगा 2018 एंड देन ब्रैकेट बंद. राजस्थान राज्य बनाम आर, अभियुक्त का नाम है जो पेपर में दे रखा था आर, प्रॉब्लम में ही दे रखा था, पुत्र श्री आयु निवासी. अपराध अंतर्गत धारा 326 का भारतीय दंड संहिता, ये अंडरलाइन होगा. इसके बाद उपस्थित अधिवक्तागण, राज्य की ओर से विद्वान लोक अभियोजक और श्री एम एटसेट्रा, जो कुछ भी आपने सिंबॉलिक नेम दिया है, विद्वान अधिवक्ता वास्ते अभियुक्त. देन निर्णय, और इस तरफ दिनांक, महीना और वर्ष निर्णय की.
फिर पैरा नंबर फर्स्ट, ये हमने पहले ही डिस्कस कर लिया कि इसके संक्षिप्त तथ्य क्या थे। यहाँ से आप देख लें, संबंधित मजिस्ट्रेट ने प्रसंज्ञान लिया और जन प्रक्रिया संहिता की धारा 207 की अनुपालना कर उक्त न्यायालय को मामला सुपुर्द किया। उक्त न्यायालय का मतलब सेशन न्यायालय से, और आवश्यक जांच के बाद सेशन न्यायालय ने जो है वो मामला दर्ज रजिस्टर किया, या सेशन न्यायालय प्रकरणों का जो रजिस्टर है उसमें दर्ज किया। सेकंड पैरा जो जजमेंट का वो चार्ज से रिलेटेड होगा। चार्ज बहस सुनी जाकर अभियुक्त गण पर धारा 326 का आईपीसी के अपराध का आरोप अलग से या पृथक से लिखित में विरचित कर सुनाया समझाया गया और अभियुक्त ने जो है आरोप से इनकार कर अन्वीक्षा चाही। अन्वीक्षा मीन्स विचारण किए जाने का दावा किया। पैरा नंबर थर्ड जो है ये एविडेंस का है, ये हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है, केवल एक संशोधन की जरूरत है। ये जो प्रदेश P6 है वो चोट प्रतिवेदन की जगह क्या है, फर्ज जब्ती है। क्या है? फर्ज जब्ती, सीजर मीमो। फर्ज जब्ती को साक्ष्य में प्रदर्शित करवाया और अभियोजन साक्ष्य समाप्त हुई या बंद की गई। अगला पैरा 313 सीआरपीसी में मुलजिम की या अभियुक्त की एबो परीक्षा और प्रतिरक्षा में कोई साक्ष्य पेश किया या नहीं, इससे रिलेटेड रहेगा। अभियुक्त के बयान अंतर्गत धारा 313 सीआरपीसी लिए गए या लेखबद्ध किए गए। अभियुक्त गण ने, सिंगल ही अभियुक्त है इसमें, अभियुक्त ने स्वयं को निर्दोष बताते हुए झूठा फंसाया जाने का कहा और गवाहों के कथनों को गलत और झूठा बताया और साक्ष्य सफाई पेश करना नहीं चाहा। साक्ष्य सफाई का मतलब प्रतिरक्षा का साक्ष्य, बचाव का साक्ष्य, बचाव साक्ष्य में कोई एविडेंस है वो पेश नहीं की। अगली स्टेज बहस, आर्ग्यूमेंट। बहस अंतिम सुनी गई। लोक अभियोजक ने बहस के दौरान विद्वान लोक अभियोजक ने बहस के दौरान कथन किया कि अभियुक्त के विरुद्ध आरोप युक्तियुक्त संदेह से परे अभियोजन ने साबित किया है और अभियुक्त को दोष सिद्ध किए जाने का निवेदन किया। और अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता ने बहस के दौरान तर्क दिया कि अभियोजन के साक्ष्यों के कथनों में सारवान विरोधाभास है। परिवादिया सुनीता और सुमन के सिवाय गवाहों ने अभियोजन की कहानी का समर्थन नहीं किया। अभियोजन अभियुक्त के विरुद्ध आरोप को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है एवं अभियुक्त को दोष मुक्त किए जाने का निवेदन किया। कुछ विटनेस जो है वो हॉस्टाइल भी हो गए थे, सी आदि जो था वो है वो हॉस्टाइल भी हुए इसमें। नेक्स्ट पैरा विचारणीय प्रश्नों का। विचारण के दौरान पेश किए गए साक्ष्य और मामले के तथ्य और पत्रावली का अवलोकन करने के बाद न्यायालय के समक्ष निम्न विचारणीय प्रश्न है। पहला, क्या अभियुक्त आर ने दिनांक 4 अप्रैल 2018 को समय 5 बजे परिवादिया सुनीता पर घोरोपत्ति कारित करने के आशय से एसिड फेंका और जिसके परिणाम स्वरूप सुनीता का चेहरा विद्रूपित हो गया। इस प्रकार अभियुक्त आर ने 326 का भारतीय दंड संहिता का अपराध कारित किया। यदि हां तो वो किस दंड का है वो भागी होगा। ये दो विचारणीय प्रश्न, एक तो अपराध किया है या नहीं ये, और यदि किया है तो फिर इसके लिए उचित दंड क्या होगा। अगला जो पैरा है, पैरा नंबर 7, ये साक्षी की विवेचना से रिलेटेड है। उपरोक्त विचारणीय बिंदु के संबंध में जो पत्रावली पर अभियोजन की साक्ष्य उपलब्ध है उसकी विश्वसनीयता और सत्यता पर मूल्यांकन किया जाए तो अभियोजन साक्षी PW फर्स्ट सुनीता ने अपने साक्ष्य में प्रदेश P फर्स्ट FIR की संपुष्टि करते हुए यह कहा कि घटना के 15 दिन पूर्व जब सुनीता अपनी सहेली सुमन के साथ कॉलेज जा रही थी तब अभियुक्त आर ने सुनीता से विवाह का प्रस्ताव रखा, परंतु सुनीता ने विनम्रतापूर्वक ढंग से इनकार किया क्योंकि उसका विवाह किसी अन्य के साथ होने वाला था। उसकी सगाई किसी और से हो गई थी और विवाह भी फिक्स हो चुका था, तो उसने कहा कि नहीं भैया ये नहीं बैठेगा, ये रिजेक्ट किया जाता है, आपका प्रस्ताव जो है कहीं और ट्राई करिए। इसलिए आर ने जो है उसे धमकी दी कि तुम्हारा चेहरा एसिड से जला दूंगा, तो मेरे प्रस्ताव को रिजेक्ट कर रही हो, इसका खामियाजा भुगतना होगा आपको, आपका चेहरा जला दिया जाएगा, जिससे आप शादी करना चाहते हो उनके भी काम का है वो नहीं रहेगा वो चेहरा। और उसके बाद दिनांक 4/4/2018 को शाम को 5 बजे के आसपास जब वो अपनी सहेली सुमन के साथ बाजार जा रही थी तब एक मोटरसाइकिल वाले ने उस पर एसिड फेंक दिया और फेंकते ही वो भाग गया। उस समय वो मोटरसाइकिल वाले को नहीं देख सकी और न ही मोटरसाइकिल के नंबर देख सकी।
सुनीता का यह भी कहना है कि चूंकि आर ने उसे एसिड से जलाने की धमकी दी थी, तो यह दुखद घटना आर के द्वारा ही की गई है, क्योंकि वह उससे रंजिश रखता था। सुनीता से लंबी प्रति परीक्षा भी है वो की गई, लॉन्ग क्रॉस एग्जामिनेशन किया गया डिफेंस लॉयर के द्वारा, लेकिन प्रति परीक्षा में ऐसा कोई तथ्य नहीं आया जिससे यह प्रकट होता हो कि सुनीता अपने बयानों में झूठ का सहारा ले रही हो या विरोधाभासी कथन उसने नहीं किया, जबकि उसके बयान वास्तविक, स्वाभाविक और पूर्ण रूप से विश्वसनीय प्रतीत हो रहे। इन बयानों की प्रदर्श P1 FIR और प्रदर्श P2 नक्शा मौका से पुष्टि भी होती है। सुमन ने कथन किया कि दिनांक 4/4/2018 को शाम 5 बजे के आसपास वो अपनी सहेली सुनीता जो है, परिवादिया सुनीता, उसके साथ बाजार जा रही थी, तो एक मोटरसाइकिल वाले ने सुनीता पर जो है वो एसिड फेंका और बाद में वो भाग गया, जिसके परिणाम स्वरूप सुनीता का चेहरा विद्रूपित हो गया। आई विटनेस ने भी यही एविडेंस है वो दी कोर्ट के अंदर, और इन्हीं तथ्यों की पुष्टि प्रत्यक्षदर्शी साक्षी PW2 सुमन के कथनों से भी होती है। सुमन की प्रति परीक्षा में भी ऐसा कोई कथन नहीं आया जिससे कि उसके कथनों पर अविश्वास किया जा सके, इसलिए सुमन के कथन सत्यनिष्ठा लिए हुए और विश्वसनीय प्रकृति के। इसके अतिरिक्त अन्य प्रत्यक्षदर्शी साक्षी PW3C जिसने घटना की पुष्टि नहीं की, जिसमें प्रमुख साक्षी PW4D अन्वेषण अधिकारी की है, जिसने कहा कि उसने अभियुक्त आर को गिरफ्तार किया। फर्द गिरफ्तारी प्रदर्श P4 है और उस पर A से B स्थान पर उसके हस्ताक्षर है। गिरफ्तारी के दौरान आर ने धारा 27 साक्ष्य अधिनियम के तहत स्वेच्छा से इतला दी और उस सूचना को उसने लेखबद्ध किया जो प्रदर्श P5 है, और इस सूचना के आधार पर अभियुक्त आर के कब्जेशुदा मकान से एक बोतल एसिड के अवशिष्ट सहित बरामद की गई और उसकी फर्द जब्ती जो है वो प्रदर्श P6 है। इसके अलावा चिकित्सीय साक्ष्य से भी डॉक्टर ई ने, कौन सा था, PW5, डॉक्टर ई ने इस तथ्य के बखूबी है वो साबित किया है कि सुनीता का चेहरा एसिड के परिणाम स्वरूप ही विद्रूपित हुआ है और यह उसके शरीर पर घोर उपत्ति है, और जिसकी प्रदर्श P3 जो है वो चोट प्रतिवेदन है और उससे स्पष्ट प्रतीत हो रहा है। डॉक्टर ने कोर्ट के अंदर जो है वो एविडेंस दी और ये कहा कि साहब ये जो है चेहरा जो विद्रूपित हुआ है ये अम्ल फेंकने से हुआ है, और ये शरीर पर आई हुई जो उपत्ति जो है ये घोर उपत्ति है। डिसफिगरेशन ऑफ फेस जो है ये 320 IPC के मीनिंग में जो है ये ग्रीवियस हर्ट है, और जो इंजरी रिपोर्ट है, चोट प्रतिवेदन, ये है वो डॉक्यूमेंट्री साक्ष्य जो है उसके अंदर मेंशन भी है। चूंकि एसिड की खाली बोतल और उसके अवशिष्ट अभियुक्त आर के कब्जे से बरामद हुए, इसलिए धारा 114 साक्ष्य अधिनियम के तहत यह उपधारणा किए जाने का पर्याप्त आधार है कि एसिड फेंकने वाला व्यक्ति आर ही था और आर की सुनीता से पूर्व से रंजिश है और सुनीता द्वारा विवाह नहीं करने पर वो सुनीता को सबक सिखाना चाहता था। आर का यह कहना कि एसिड के उसके शरीर पर कोई निशान नहीं है उसको निर्दोष होना करार नहीं देता। अभियुक्त का यह कहना है कि साहब मैंने एसिड फेंका हुआ होता तो 2-4 वो बूंदे तो मेरे शरीर के ऊपर भी पड़ती है एसिड की। केवल यह ऐसा स्टेटमेंट देना अपने आप में उसको इनोसेंट है वो घोषित है वो नहीं करता है। परिणामतः उपयुक्त विचारणीय बिंदु अभियोजन के साक्ष्य से अभियुक्त आर के विरुद्ध युक्त संदेह से परे है वो साबित है। अतः अभियुक्त आर को धारा 326 का IPC में दोष सिद्ध किया जाता है। पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर और न्यायालय की मुद्रा। दंडादेश। दंड के प्रश्नों पर उभय पक्षों को सुना गया। अभियुक्त के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि अभियुक्त का प्रथम अपराध है और पूर्व दोष सिद्धि नहीं है, उसे न्यूनतम दंड से दंडित किया जाए, नरमी बरतने का जो है वो निवेदन किया। जबकि विद्वान लोक अभियोजक ने अपराध की गंभीरता के आधार पर विरोध किया और कठोर दंड से दंडित किए जाने का निवेदन किया। मामले की परिस्थितियां और अपराध की प्रकृति पर विचार करने के बाद अभियुक्त आर को IPC की धारा 326 क में 10 वर्ष के साधारण कारावास से व 3 लाख रुपए के जुर्माने से जो है 3 लाख रुपए के जुर्माने से दंडित किया जाता है। जुर्माना जमा नहीं करने पर अभियुक्त आर को 1 वर्ष का है वो साधारण कारावास आर है वो भुगतेगा। जुर्माने की राशि जमा होने पर अपील की अवधि के अवसान के बाद
परिवादी या परिवादिया सुनीता को है वो भुगतान किया जाए। तद अनुसार दंडादेश के निष्पादन का वारंट या सजा वारंट है वो तैयार किया जाए। निर्णय की प्रति निःशुल्क में अभियुक्त को दी जाए। विचारण, जांच या अन्वेषण के दौरान भुगती हुई निरोध की अवधि को अंतिम दंडादेश के साथ है वो मुजरा किया जाए और निर्णय की प्रति CNR पर अपलोड की जाए। पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा। यह निर्णय और दंडादेश आज दिनांक, माह और वर्ष को खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सुनाया गया। अगेन पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा।